हाय एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केम अचीवर्स केमिस्ट्री क्लासेस। सो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स में। तो लास्ट क्लास में हमने कम्प्लीटली बात की थी आईयूपीएससी नेमिंग की, क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने की थी। आई होप कि आपको वो सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं और आपने जो भी उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे वो भी आपसे अब बनने लगे होंगे, राइट। यदि कोई डिफिकल्टी होती है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ लेना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, राइट। आज वाले सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस यहाँ से आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आपका स्कूल एग्जाम हो और चाहे फिर वो आपका आईआईटी का एग्जाम हो या फिर जेई या नीट या फिर आपका कोई भी यूजी पीजी का एग्जाम हो, तो आइसोमेरिज्म से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज वाले सेशन में हम बात करेंगे कि आइसोमेरिज्म होती क्या है, कितने टाइप्स की होती है, उसके टाइप्स के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आइसोमेरिज्म होती क्या है, तो देखो सिंपल देखो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हम इसको हिंदी में बोलते हैं समावयवता। है ना, आपके लिए यहाँ पे हिंदी लिख देते हैं ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी हेल्प हो जाए, राइट। तो हिंदी में इसको बोलते हैं समावयवता, आइसोमेरिज्म। मतलब क्या होता है, देखो समझना, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। आप बोलोगे कि कंपाउंड विच हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला which have the same molecular formula but differ in physical and chemical properties are called isomers। आप यहाँ पे नोट कर लेना, इसको हम करेक्ट कर देंगे, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पे आप एक बार यूज कर लेना सेम, है ना। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हो, सेम हो, बट उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाए, डिफरेंट, उनको हम बोलते हैं आपस में आइसोमर। और इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, आइसोमेरिज्म, राइट। तो याद रखना, कंपाउंड का क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होंगी वो डिफरेंट होंगी, उनको हम नाम देंगे आइसोमर्स, राइट। और इस फिनोमेना को क्या नाम बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है, तो अपने पास होती है दो टाइप की। एक होती है स्ट्रक्चरल और एक होती है आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं संरचनात्मक, ठीक है। और स्त्रियों को हिंदी में हम बोलते हैं त्रिविम समवेता। ठीक है, तो आप लोग हिंदी मीडियम वाले भी नोट कर लेना। लेकिन अगेन आपको इंग्लिश वाले वर्ड ही ध्यान रखने हैं, आगे चल के आपको इंग्लिश ही काम आएगी, ठीक। तो आइसोमेरिज्म में आपका आएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के फिर आपके टाइप होते हैं चेन, पोजिशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। और जो रिंग चेन होती है ना, वो भी आपकी नॉर्मली फंक्शनल ग्रुप का ही एक पार्ट होती है, तो उसको भी हम समझ लेंगे। तो बात समझना, आइसोमेरिज्म क्या हो गई, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जब अलग अलग होंगी तो उनको हम बोलेंगे आइसोमर्स, राइट। और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। कितने टाइप की है अपने पास, दो टाइप की, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, राइट। स्ट्रक्चरल क्या होगी समझते हैं अभी हम, और उसके टाइप को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। और स्टीरियो के कितने टाइप है, फर्दर टू टाइप्स, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल। जियोमेट्रिकल को बोलते हैं हिंदी में ज्यामितीय और इसको बोलते हैं प्रकाशीय, ठीक। अब हम इनकी डिटेल में बात करने वाले हैं आज के सेशन में कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती क्या है और इसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यदि उन्होंने कोई मॉलिक्यूल फॉर्मूला आपको दे दिया, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको दे दिए, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो कौन सा आइसोमर है, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, राइट। तो समझते हैं यहाँ पे, है ना, स्टार्ट करते हैं अपना किससे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाले पार्ट से। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, तो देखो डेफिनेशन तो सेम ही रहेगी कि जिसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अब यहाँ पे हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, तो हम बोलेंगे कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर क्या हो, अलग अलग। तो इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड एग्जीक्यूटेड इन डिफरेंट वेज। तो डिफरेंट टाइप्स के जब स्ट्रक्चर मिलेंगे हमें, फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएंगे, तो हम उनको बोलेंगे कि वो किसके पार्ट है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट। कितने टाइप की होती थी आपको, ये फाइव टाइप की। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से चेन आइसोमेरिज्म, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, राइट। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है समझना। तो आइसोमर्स डिफर इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। तो किसकी वजह से मॉलिक्यूल में आएगी, उसमें जो कार्बन की चेन होगी वो अलग अलग होती जाएगी, अभी समझेंगे कैसे। और इसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप होंगे, क्लास ऑफ द कंपाउंड होंगे, जैसे कि कोई ओपन कंपाउंड है ओपन चेन का, कोई साइक्लिक वाला कंपाउंड है, तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा, बस इसमें अलग अलग क्या हो जाएगी,
चेन अलग हो जाएगी, मतलब उसमें जो कार्बन एटम होंगे जो मेन चेन में, वो अलग होंगे। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हाँ। तो देखते हैं। सपोज हमने आपको दे दिया C4H10। C4H10 क्या होता है आपको पता है अभी? 4 कार्बन है तो ब्यूट, और एल्केन का ये फॉर्मूला है तो ब्यूटेन हो जाएगा। तो अब इसके देखो कितने आइसोमर बनेंगे, तो सबसे पहले तो हम इसको नॉर्मल सीधा चेन बना सकते हैं। CH3 CH2, है ना, CH2 और CH3। तो ये हो गया अपना नॉर्मल ब्यूटेन। तो इसको आप जब नाम दोगे तो एन लिख देते हैं, एन का मतलब नॉर्मल, है ना, नॉर्मल। और इसको हम बोलेंगे क्या, ब्यूटेन। राइट। ये आपका हो जाएगा एन, नॉर्मल ब्यूटेन। एक तो ये हो गया नॉर्मल, राइट, कि अपना एक मॉलिक्यूल सीधा ओपन चेन बन जाएगा C4H10 का। कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है क्या, समझते हैं। देखो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। देखो कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 के 10 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम है। लेकिन यदि आप यहाँ पे चेन देखोगे तो पहली चेन, पहले मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर बनाया पहला, उसमें कितने कार्बन थे चेन में? 4 कार्बन। और इसमें देखो क्या, कितने कार्बन है? ओनली 3 कार्बन। तो जब आपकी जो कार्बन की चेन है उसमें अलग अलग कार्बन हो जाए, तो कार्बन चेन डिफरेंट डिफरेंट हो जाए, तो हम उनको बोलेंगे कि ये आपस में कैसे आइसोमर है? चेन आइसोमर्स। बात समझ आई ना? चेन अलग अलग करनी है आपको। यदि कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता तो उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करते, अभी हम आपको बताएंगे, है ना, वो भी एग्जाम्पल लेंगे। तो ये समझ आया ना? इन दोनों में एक इस टाइप के आइसोमर्स होंगे, चेन आइसोमर। कैसे पता चला? चेन देख के। दूसरा तरीका क्या है, यदि आप कंफ्यूज हो जाओ तो आप इनके IUPAC नेम कर लेना, नेमिंग कर लेना। यदि दोनों का IUPAC नेम सेम आता तो उसका मतलब क्या है कि दोनों एक ही हैं। यदि IUPAC नेम अलग अलग आ जाए तो दैट मीन्स वो आपके अलग अलग आइसोमर्स होंगे फिर। राइट, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर अलग होंगे फिर, नेम अलग होगा। तो जैसे इसका नेम आप लिखोगे तो 2 पे क्या है, मैथिल, तो इसका नेम हो जाएगा 2 मैथिल। और 3 कार्बन है तो आप बोल दोगे प्रोपेन, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा। राइट। तो देखो आप समझना, इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है? कार्बन की चेन। पहले वाले मॉलिक्यूल में 4 कार्बन थे चेन में, दूसरे वाले में अपने चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो हमने कहा कि आइसोमर डिफर इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन, वो आपके कहाएंगे चेन आइसोमर्स। याद रखना कि जो फंक्शनल ग्रुप होगा या फिर आपका कोई ओपन या साइक्लिक जो कंपाउंड होगा तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। बस उसमें क्या चेंज हो जाएगा, जो कार्बन एटम होंगे चेन में वो बदल जाएंगे। जैसे पहले में 4 लिए थे अपने पास, दूसरे में 3। क्या कोई और पॉसिबिलिटी है? तो इस मॉलिक्यूल में कोई और पॉसिबिलिटी अब नहीं है। अच्छा दूसरा देखते हैं यहाँ पे, है ना, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चेन में कार्बन अलग अलग करके चलना है, और उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो चेक कर लेनी है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया C5H12, इसको बनाते हैं, ठीक है। C5H12 को जब आप बनाओगे तो देखो एक तो सिंपल बनेगा सीधा चेन, आप बोल दोगे CH3। देखो ये कार्बन की जो वैलेंसी है ना वो आप हाइड्रोजन से कवर कर लेते हो यहाँ पे, राइट, कंप्लीट कर देते हो, तो ये हो गई। 5 कार्बन हो गए, देखो 5 कार्बन है, हाइड्रोजन काउंट करोगे तो 12 आएंगे। राइट। तो ये हो गया आपका नॉर्मल। अब 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? पेंट। तो पेंटेन हो गया। एक तो ये हो गया। हमें क्या करना है, कार्बन की चेन को इधर चेंज करना है थोड़ा सा। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या कर सकते हैं हम? दूसरा हम ऐसा कर दें कि CH3, और जो है यहाँ पे एक कार्बन लगा दें एक इधर। बाकी चेंजों का तो रहने दो आप। तो देखो, याद रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग हो गया तो फिर वो आइसोमर नहीं कहलाएंगे। हमने डेफिनेशन क्या देखी कि हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट इन द स्ट्रक्चर। और जब पर्टिकुलर चेन की बात करें तो उसमें चेन आई, नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे चेन में वो अलग अलग हो जाएंगे। पहली बार में आपने देखा तो कितने कार्बन थे एक चेन में? देखो नंबरिंग करके दिखाते हैं आपको। तो इसमें कितने कार्बन थे? 1 2 3 4 5। तो उसमें चेन में 5 कार्बन थे, इसमें देखो 1 2 3 4 कार्बन हो गए 4। तो जो चेन होगी अपनी उसमें कार्बन क्या होंगे? अलग अलग। तो आप बोल दोगे कि आपस में कैसे आइसोमर है? चेन आइसोमर हो गया। अच्छा दूसरा देखो, कोई और पॉसिबिलिटी है क्या बनाने की? देखो एक और पॉसिबिलिटी है। एक हम ऐसे भी बना सकते हैं। अभी हमने क्या किया था, एक कार्बन जो सेकंड कार्बन था उसमें एक CH3 नीचे लगा दिया था। अभी हम ऐसा कर दें कि ऊपर भी लगा दें एक CH3। हो गए देखो 5 कार्बन, तो फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें देखो चेन में कितने कार्बन आएंगे? 1 2 3।
समझ आया ना। तो अब इसमें मेन चेन में कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। तो हमने क्या कहा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन जो अपनी मेन चेन होगी उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अलग अलग हो जाएंगे। है ना, आईयूपीएसी नेमिंग करके आप देखते हो, तो आईयूपीएसी नेम करोगे ना तो तीनों का अलग अलग होगा, मतलब तीनों अलग अलग कंपाउंड है। तीनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी, केमिकल प्रॉपर्टी, वो अलग अलग होंगी। वो हम समझेंगे आने वाले सेशंस में कि इनकी कौन सी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। हाँ, तो दोनों अलग होंगी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, जबकि फॉर्मूला तो सेम है, C5H12। तो इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं हम आइसोमर्स। ये कौन से आइसोमर्स हो जाएंगे, चेन आइसोमर। क्यों? क्योंकि इनकी जो चेन है उसमें कार्बन एटम अलग अलग है। बात समझ गए ना। तो जब भी चेन आइसोमर की बात होगी, आपको क्या करना है, उसके जो पेरेंट चेन है उसमें कार्बन एटम को अलग अलग करके देखना है, जितनी भी पॉसिबिलिटी बने सब बना लेना। आप इस तरीके से काउंट कर पाओगे, जैसे देखो C4H10 में कितने थे, 2। C5H12 में कितने बन गए आपके, 3। तो इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आप करके देख लो ट्राई। चेक कैसे करोगे कि वो सेम है कि डिफरेंट, आईयूपीएसी नाम लिख के। आईयूपीएसी नाम लिखोगे, यदि सेम आता है तो एक ही है, अलग अलग आएगा तो फिर वो अलग अलग है, राइट। अच्छा, इसका बनाते हैं C6H12। हमने यहाँ पे दिया है कि ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। आपको पता होगा एलिसाइक्लिक में क्या था, साइक्लिक कंपाउंड होते थे। बनाते हैं C6H12 में, तो ऐसा बन जाएगा, देखो साइक्लिक साइक्लोहेक्सेन। ये टाइप किस टाइप का कंपाउंड होगा, साइक्लोहेक्सेन। अब देखो ये साइक्लिक कंपाउंड है ना, तो इसमें आप ओपन चेन नहीं बनाओगे। ओपन नहीं बनाओगे, क्या रहेगा, वो साइक्लिक ही रहेगा। और साइक्लिक में क्या होगा, कार्बन 6 है यहाँ पे। अभी इस चेन में कितने कार्बन है साइक्लिक में, 6। तो दूसरा आप साइक्लिक कंपाउंड इसमें बनाओगे जिसमें कार्बन एटम क्या हो जाए, अलग। जैसे एक में अभी 6 कार्बन का बनाया था हमने, दूसरा आप देखो ऐसे बना सकते थे। हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि 5 कार्बन का बना दें और एक इसमें CH3 लिख दें आगे। साइक्लिक कंपाउंड ही है, बस क्या हो गए, चेन में कार्बन अलग अलग हो गए। इसमें देखो नंबरिंग करोगे तो कितने कार्बन थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें थे 6 कार्बन। अभी इसकी साइक्लिक रिंग में कितने कार्बन हो गए, देखो 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से ठीक है। अच्छा, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, डेफिनेटली है। हम 5 की जगह अभी 4 नंबर की बना दें रिंग, और 2 CH3 बाहर को लगा दें ऐसे। तो ये भी क्या है आपका, चेन आइसोमर। और कोई पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली है। देखो जैसे 4 का बनाया वैसे 3 मेंबर की रिंग भी बना सकते थे, और 3 CH3 बाहर की तरफ लगा दो। तो कहने का मतलब जो कैटेगरी है कंपाउंड की, ये कैसे कैटेगरी के थे, साइक्लिक कैटेगरी के कंपाउंड थे, तो वो सेम रहेगा। बस उसमें क्या होंगे, कार्बन उस रिंग में अलग अलग होते जाएंगे। जैसे आपने देखो पहले 6 मेंबर की रिंग बनाई, फिर 5 की भी बन गई, फिर आप देखो तो 4 की भी बन गई आपकी रिंग, और फिर आपकी रिंग में कितने कार्बन आ गए, 3 कार्बन भी आ गए। तो इस तरीके से आपस में कैसे होंगे, चेन आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि इनमें कार्बन एटम जो है रिंग में वो अलग अलग होते जा रहे हैं, पहले में 6 थे, दूसरे में 5, फिर 4, फिर 3। तो ये भी आपस में क्या कहलाएंगे, आपके चेन आइसोमर्स। बात समझ आई ना। तो हमने इसीलिए देखो फिर से वापस चलते हैं पॉइंट पे। तो हमने यहाँ पे क्या पॉइंट देखे कि पहला, आइसोमर डिफर इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन अलग अलग होती जाएगी, जो चेन में कार्बन एटम्स होंगे वो अलग अलग होंगे, तो पहला पॉइंट था। सेकंड हमने क्या देखा कि फंक्शनल ग्रुप यदि है तो क्लास ऑफ कंपाउंड, जैसे मान लो ओपन है तो ओपन ही रहेगा सारे में, साइक्लिक है तो फिर सब में साइक्लिक ही रहेगा, रिमेन अनचेंज। अनचेंज का मतलब वो चेंज नहीं होगा। बात समझ गए ना। तो ओपन चेन वाला है तो आपको ओपन ही बना के देखने हैं, और उसमें क्या करना है, कार्बन चेन को अलग अलग करके देखना है। जितनी पॉसिबिलिटी होंगे उतने वो आपस में चेन आइसोमर। और जब साइक्लिक होगा तो साइक्लिक में आप बात समझ गए ना, कि रिंग में जो कार्बन होंगे वो आपको अलग अलग करके देख लेने हैं। जैसे 6 मेंबर की पहली थी, फिर 5 की बन सकती है, 4 की भी बन सकती है, 3 की भी बन सकती है। तो इस तरीके से आपस में क्या कहलाएंगे, आपके चेन आइसोमर्स, राइट। अब बात करते हैं हम अपने अगले आइसोमर्स की, जो है आइसोमेरिज्म की जो बात होती है पोजीशन वाली। तो इसमें क्या होगा, यदि कोई फंक्शनल ग्रुप भी आता तो वो सेम ही रहता, बस क्या बदलते हम, कार्बन को अलग अलग करते, राइट। तो जिसमें कार्बन चेन अलग अलग हो जाए वो आपके हो जाएगा चेन आइसोमर्स। आई होप आपको क्लियर होगा। अच्छा, अगली पर चलते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, हाँ। पोजीशन देखते हैं। सो यहाँ पे क्या है, देखो अभी जैसे चेन आइसोमर में हम कार्बन की चेन अलग अलग कर रहे थे, इसमें हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी पोजीशन अलग अलग करेंगे, देखते हैं। इट एक्टिवेटेड बाय द कंपाउंड हैविंग द सेम कार्बन स्केलेटन बट डिफरिंग इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल आई ग्रुप, ऑल्सो दैट ऑफ इन एंड आइन। समझते हैं इसको, हाँ।
एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमने आपको दे दिया कुछ इस तरीके से, अल्कोहल दे दिया, CH3 CH2 OH, ये दे दिया। तो एक अल्कोहल है, ठीक है, कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की, तो आप इसको बोलोगे ब्यूटेन। ठीक। और देखो वन पे ऑल लगा है तो आप इसको वन ऑल बोलोगे। नंबरिंग हमने नहीं की, आप कर सकते हो, देखो करके बताते हैं। तो IUPAC नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपको नहीं आती जाके प्रीवियस सेशन देख सकते हो जो हमने सिखाए हैं। हर टाइप की नेमिंग आपको हमने बताई है। तो वन पे ऑल है तो पोइटन वन ऑल हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, जब इसकी पोजीशन आइसोमर हमें बनाने होंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कार्बन को अलग, चेन को अलग नहीं करना है, कार्बन चेन वैसे की वैसे रहेगी, जैसे यहाँ पे आपकी जैसी थी वो वैसे ही रहेगी। देखो अपने पास मेन चेन में कितने कार्बन थे, 4, तो हमने 4 ही रहने दिए। बस क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल दो। बात समझ पाए ना, तो इसलिए पोजीशन हो गया नाम। देखो 1 2 3 4, पहली बार में 1 पोजीशन पे था OH, अभी किस पोजीशन पे आ गया, देखो सेकंड पोजीशन पे। तो जब अपन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर देंगे तो वो आपस में क्या कहलाएंगे, फंक्शनल, सॉरी, पोजीशन आइसोमर्स, राइट। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल। तो इसमें देखो, चेन आइसोमर्स में कार्बन की चेन को बदलना था हमें, कार्बन की चेन में अलग अलग कार्बन लेके आने थे। और जब पोजीशन की बात होगी तो जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा ना, उसकी पोजीशन। बात समझ गए ना। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है कि आपका केवल फंक्शनल ग्रुप ही हो सकता है मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, जैसे एग्जाम्पल आपको दूसरा देते हैं। अच्छा, इसमें दो ही पॉसिबिलिटी है, आप चाहो कि इधर लगा दो सर, तो फिर नंबरिंग हम इधर से करेंगे जहां फंक्शनल ग्रुप होगा पास में, तो वो सेम आएगा। तो आपको इस तरीके से जितनी भी पॉसिबिलिटी है सब चेक करके देख लेनी है, राइट। तो अच्छा, तीसरा देखते हैं, यहाँ पे दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल सपोज हमने दे दिया आपको इस तरीके से कंपाउंड। तो डबल बॉन्ड वाला एक हमने कंपाउंड दे दिया, आप यहाँ पे देखोगे तो नंबरिंग कहाँ से कहोगे, जहां से डबल बॉन्ड पास में है, तो 1 2 3 4। इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बोलते हैं। यदि आपको नहीं समझ आता कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या है, कंडेंस फॉर्मूला क्या है, तो ये सब हमने ऑर्गेनिक के पहले सेशन में पढ़ाया है कि कैसे हम बनाते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और आपका कंडेंस फॉर्मूला। तो जाके आप वहां पे देख सकते हो, हाँ। अच्छा, इसमें कितने कार्बन है, देखो 4, तो 4 कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स क्या, सॉरी, वर्ड रूट क्या यूज करेंगे, ब्यूट। और एक डबल बॉन्ड लगा है तो 1 पोजीशन पे इसके लिए सफिक्स आ जाएगा इन, तो ये ब्यूट 1 इन है। हम क्या कर सकते हैं, इस डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल सकते हैं, जैसे हमने ये बदल दी, देखो। तो पहले वो 1 कार्बन पे लगा था, अभी किस पे आ गया, देखो सेकंड पे, नंबरिंग करो 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड की क्या बदल दी, पोजीशन। तो ये आपस में कैसे होंगे, पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूट। अभी इसका नाम हो जाएगा 2 इन। बात समझ गए ना। तो चाहे डबल बॉन्ड हो या फिर कोई मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड हो, या फिर आप बोलो कि कोई फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे वो OH हो, CHO हो, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप होगा, हम क्या करेंगे, उसकी पोजीशन बदल देंगे। तो कार्बन की चेन वही की वही रहेगी, बस हमें क्या बदलनी है, पोजीशन। और एग्जाम्पल बताते हैं आपको कुछ, है ना, कुछ और एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखोगे तो समझना। ठीक है, नीचे चलते हैं, ठीक है, एक स्लाइड ऐड कर देते हैं, देखो यहाँ पे। यदि हम यहाँ पे बात करें पोजीशन आइसोमेरिज्म की जो हम बात कर रहे थे, देखो हम आपको इतने एग्जाम्पल दे देंगे कि जिसमें भी आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। कोई सा भी एग्जाम्पल एग्जाम में आ जाए, आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि वो क्या है। ठीक, जैसे और एग्जाम्पल आपको देखो हमने ये दे दिया, बेंजीन है, Cl लगा दिया। तो अभी आपको ध्यान होगा, हमने आपको बताया था कि Cl के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, आर्थो। इसके बाद इस पोजीशन का नाम होता है मेटा, और इसका नाम क्या होता है, इस पोजीशन का नाम होता है पैरा। तो किसी भी एक ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये नेम हम देते हैं, अर्थो मेटा पैरा। तो इसमें 3 पोजीशन, 3 बन सकते हैं, कैसे बनाओगे, देखो समझना। एक तो हम ऐसा बना दें कि जिसमें अर्थो पे ही लगा हो एक Cl। दूसरा क्या बना सकते थे आप, कि एक Cl मेटा पर आ जाए। तो हम कर क्या गए यहाँ पे, हम इनकी पोजीशन बदल रहे हैं, राइट। Cl की पोजीशन बदल गई, पहली बार में वो अर्थो पे लगा था, मतलब सेकंड पोजीशन पे था। अभी देखो नंबरिंग करके दिखाते हैं आपको, डोंट वरी। तो यदि आप यहाँ पे देखोगे नंबरिंग करके, तो देखो पहली बार में 1 2 3 4 5 6। तो पहली बार में 2 पे लगा है, दूसरी बार देखो आप 2 3 पे आ गया Cl, समझ आया ना। और तीसरी बार में देखो
कहाँ पे आ गया सीएल अपना, 4 पोजीशन पे आ गया। तो कहने का मतलब उसी को हम क्या बोलते हैं देखो, जो सेकंड है उसको ऑर्थो बोलते हैं, थर्ड को मेटा पोजीशन बोलते हैं, और फोर्थ वाले को पैरा। तो हमने क्या किया, सीएल की पोजीशन बदल दी। पोजीशन बदली तो ये क्या हो जाएगा आपका, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। तीनों तीनों के तीनों क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर्स आपके कहलाएंगे। बात समझ गए ना, कि जहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो या मल्टीपल बॉन्ड लगा हो, उनकी पोजीशन जब हम बदलेंगे, कार्बन चेन को नहीं बदलेंगे, कार्बन चेन जैसी थी वैसी ही रहेगी, बस क्या बदले जाएंगे, जो फंक्शनल ग्रुप है, जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, उनको हम बदलेंगे। तो हम उनको बोलेंगे कि ये आपस में क्या होंगे, आपके पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखना, ठीक है। जैसे हमने आपको दे दिया ऐसा, ठीक है। इसमें सपोज हमने आपको दे दिया ए, सीएल लगा दिए। तो ये देखो अभी एक ऐसा बनेगा, एक हम ऐसे भी तो बना सकते थे। ठीक। आप यहाँ पे देखो, अच्छा एक और ऐसा बना देते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, जितनी पॉसिबिलिटी है पहले आप बना लो। ये बन गई, राइट। अब देखो, इसकी नंबरिंग करते हैं, हम देखते हैं कि ये आपस में क्या है, देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5 है। चेन में 5 कार्बन है, सीएल अभी सेकंड पे लगा है। अभी किस पे आ गया देखो, सीएल थर्ड पोजीशन पे आ गया। अब नंबरिंग देखो, इसमें इधर करोगे जहां से सीएल पास में आएगा, तो वो गलती नहीं करना आप कि हम नंबरिंग उसी टाइप से करते रहे, नहीं। नंबरिंग आपको अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नेमिंग करनी है, चेक करने के लिए कि वो सेम है कि अलग। तो देखो, ये दोनों तो आपस में सेम है, बात समझ गए ना। लेकिन ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पोजीशन आइसोमर। तो हमें क्या करना है, जो भी ग्रुप लगा होगा फंक्शनल ग्रुप, उसकी पोजीशन बदलते रहना है। पोजीशन बदलोगे, लेकिन याद रखना आईयूपीएसी नेमिंग करके उसको चेक कर लेना। क्योंकि आप कई बार हम क्या करेंगे, जैसे हमने ऐसे बनाएंगे केवल कि कितनी पॉसिबिलिटी है, तो आप बोलोगे कि ये फोर्थ वाला है, लेकिन ये फोर्थ नहीं होगा, ये फोर्थ पोजीशन पे नहीं लगा है। नंबरिंग अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी जब हम करेंगे तो ये थर्ड पे ही आएगा। तो सेकंड और थर्ड यहाँ पर जो बनाए थे हमने वो एक ही है। तो हमें क्या करना है, बना लेनी है सारी पॉसिबिलिटी। और चेक कैसे करना है, आईयूपीएसी नेमिंग को देख के उसको हम चेक करेंगे कि वो सेम है कि अलग अलग। तो हमने क्या किया, कार्बन जितने थे अपने पास चेन में या साइक्लिक रिंग में, वो उतने के उतने ही रहने देंगे। बस उसके साथ जो भी फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे, उनकी पोजीशन हम बदलते जाएंगे और देख लेंगे, उनको आपस में बोलेंगे हम पोजीशन आइसोमर्स, और देख लेंगे कि कितने वो बनते हैं, उतने उसके नंबर हो जाएंगे। बात समझ गए, सिंपल है। तो चेन आइसोमर्स में हमें चेन को बदलना है, कार्बन एटम को बदलना है चेन में। और पोजीशन वाले में हमें क्या करना है, पोजीशन को चेंज यहाँ पे करते चलना है। कोई फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसकी पोजीशन, मल्टीपल बॉन्ड होंगे तो उनकी पोजीशन, राइट। अब चलते हैं हम आगे और बात करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और कई लोगों को तो वो डिफिकल्ट भी लगती है, आप में से कई बच्चों को ये वाली आइसोमेरिज्म डिफिकल्ट लगती है थोड़ी सी। समझते हैं, बहुत सिंपल है देखो। तो जैसे अभी तक हमने बात की, चेन में चेन बदलते थे, पोजीशन में पोजीशन बदलते थे फंक्शनल ग्रुप की। और फंक्शनल आइसोमेरिज्म में हम क्या करेंगे, उस फंक्शनल ग्रुप को ही बदल देंगे। आप समझना क्या होता है। सो टू और मोर सब्सटेंस विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे क्या बदल जाएगा, फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर्स। कितने हो सकते हैं उनके लिए देखो, हमने टेबल आपको बना के दी है। आप क्या करोगे, जो भी फॉर्मूला उन्होंने आपको एग्जाम में दिया है, उसको हम इनसे कंपेयर कर लेंगे कि उसका फॉर्मूला किस टाइप का है। और अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि कितने फंक्शनल आइसोमर उसमें बन सकते हैं। जैसे देखो CnH2n, एक एग्जाम्पल देते हैं आपको यहाँ पे। यदि हम बात करें CnH2n की, तो CnH2n आपका एल्किन का फॉर्मूला है। सपोज हमने आपको यहाँ पे दे दिया C4H8। आप देखो, कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 2n, मतलब ट्वाइस, तो 8 हो गए। तो ये पहले वाले फॉर्मूले से लगते हैं। और इसमें हमने आपको बताया कि कितने फंक्शनल आइसोमर बनेंगे, दो। एक तो एल्किन और एक साइक्लो एल्केन बनेगा, बना के देखते हैं। देखो, तो C4H8 हो गया ना, इसको बनाओगे आप कैसे, देखो समझना। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो आपको बनेगा देखो CH3CH2CH देखो, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन देखोगे आप तो काउंट करोगे तो 8 है। तो ये क्या हो गया आपका ब्यूटीन, राइट। अच्छा, एक तो ये बनेगा, दूसरा हमने बताया कि क्या बनेगा, साइक्लो एल्केन। तो साइक्लो एल्केन कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, देखो ये बन गया। हर कार्बन के साथ देखो दो दो हाइड्रोजन लगे हैं।
है ना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 8 होती है। तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो देखो कार्बन कितने हैं, 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 8। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि ग्रुप चेंज हो गया, पहला है एल्कीन और दूसरा है साइक्लो कंपाउंड। बात समझ गए ना, तो इनको आपस में हम बोलते हैं फंक्शन, इसी को रिंग चेन भी बोलते हैं। जो आपने देखा ना रिंग चेन आइसोमेरिज्म, एक लास्ट वाला एक इसका टाइप था, तो हमने आपको कहा था वो फंक्शनल ग्रुप का ही एक है ना, उसी के अंडर में ही आ जाएगा, तो उसको हम अलग से डिस्कस नहीं करेंगे, इसी में आ जाएगा वो आपका। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा, उसका फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, एल्किन से साइक्लो हो गया। जैसे मान लो अपने पास ये आता CnH2n-2, तो इसमें कुछ ऐसे बन जाते हैं एग्जाम्पल में, है ना। जैसे बना के आपको देखते हैं, हम यहाँ पे भी आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल। अच्छा ध्यान रखना, डबल बॉन्ड की यदि हम पोजीशन बदलेंगे यहाँ पे, आप बोलोगे सर और भी तो बन सकते थे, इसमें 1 पे है 2 पे ले लो, तो फिर वो फंक्शनल नहीं कहलाएगा, वो आपका पोजीशन में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपके दो ही रहेंगे। अब देखो CnH2n-2 का एग्जाम्पल लें, जैसे हमने ले लिया C4, एच यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 2, 2 × 4 - 2, तो आएगा 6। तो अपना ये सेकंड वाला आ गया। इसमें देखो कितने बनेंगे, तो हमने यहाँ पे आपको दे रखा है कि 3, एल्क डाइइन। इसको देखो ऐसे पढ़ना, एल्क मतलब कार्बन होंगे, एल्केन के, डाई और इन मतलब दो डबल बॉन्ड आएंगे, तो समझना C4H6 है। बनाए, देखो बनाते हैं। तो CH2, एक डबल बॉन्ड हमने यहाँ ले लिया, और एक डबल बॉन्ड हमने यहाँ ले लिया। देखो आ गया ना, 4 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन। तो एल्क डाइइन, एक तो ये बनेगा, डाइइन मतलब 2 बार डबल बॉन्ड, या फिर एक बार ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो ये कैसे बना सकते हो, देखो आप। देखो 3 to 5 N1 6 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन, तो एक ये भी हो गया। देन आपका एक साइक्लो एल्किन, तो 4 कार्बन है, साइक्लो एल्किन आप बना दो। आप देखो, इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, तो हाइड्रोजन 4 हो गए, और इनके पास एक एक होगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो इस तरीके से इस मॉलिक्यूल के कितने फंक्शनल आइसोमर बन जाएंगे, 3। एक कौन सा है, एल्किडाइन, एक आपका एल्काइन, और एक आपका है साइक्लो एल्किन। बात समझ गए ना। तो इस तरीके से हमने जनरल फॉर्मूला दे रखा है आपको, कि जनरल फॉर्मूला इस तरीके से होता है, तो उसमें किस टाइप के फंक्शनल आइसोमर बनेंगे, तो आपको बस इस टेबल से आसानी से आप बना लोगे। एक बार रिवाइज करना, आपको आ जाएगा कि किस में किस टाइप के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे आपके। अच्छा एक और एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, अल्कोहल ईथर वाला। देखो बाकी सब भी सेम है, अल्कोहल ईथर का एग्जाम्पल दे दिया आपको। तो इसमें क्या है, CnH2n+2 और O, यहाँ पे दे देते हैं, देखो नीचे यहीं पर। तो तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यदि मान लो हमने यहाँ पे दे दिया आपको C3 ले लेते हैं, C3 ले लेते हैं यहाँ पे, और H कितना हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, और दो, क्योंकि 3 2 6 + 2, तो 6 + 2 तो 8, C3H8O। इसमें यदि ऐसा फॉर्मूला आता है, तो इसमें कितने बनते हैं आपके, देखो दो बनने वाले हैं, एक अल्कोहल बनेगा और एक आपका ईथर बनाते हैं। तो देखो 3 कार्बन है, तो CH3, CH2, CH2, OH, 3 कार्बन का अल्कोहल हो गया एक तो। देखो 3 कार्बन है, हाइड्रोजन आप काउंट करो तो 8 हाइड्रोजन है, और एक ऑक्सीजन है, राइट। अच्छा दूसरा उन्होंने बोला ईथर, ईथर कैसे बनाओगे, देखो ये बन गया, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन आपके 8 हैं, और एक ऑक्सीजन भी है। तो ये दोनों आपस में देखो, पहला क्या है, ये पहला वाला आपका था अल्कोहल, और दूसरा आपका कौन सा बन गया, ईथर। तो इस तरीके का यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलता है, तो आपके बनेंगे दो, एक अल्कोहल और एक आपका बन जाएगा ईथर। तो समझ आई ना बात आप लोगों को, कि इस टेबल में हमने क्या बताया है आपको, ये डायरेक्टली आपको बता दिया है हमने, कि यदि अपने पास इनमें से किसी भी टाइप, आप इससे कंपेयर कर लोगे कि किस टाइप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, अकॉर्डिंगली हमें पता चल जाएगा कि किसमें कितने फंक्शनल आइसोमर आपके बनेंगे। बात समझ गए ना। CnH2n का होगा तो 2, CnH2n-2 टाइप का होगा तो 3, और इस तरीके से बाकी भी होंगे, तो अकॉर्डिंगली आप देख के बता सकते हो, राइट। सिंपल है। आगे चलते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ट्राई करना, किसी भी एग्जाम्पल में डिफिकल्टी लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम लोग फिर से सीख लेंगे इसको आगे, है ना, फिर से बता देंगे आपको हम। अच्छा तो ये तो बात होगी फंक्शनल की, इसमें क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। जैसे अल्कोहल में OH था, ईथर में OR आ गया। तो इसमें जब आपका देखो चेन बदले तो चेन आइसोमर, पोजीशन बदले फंक्शनल ग्रुप की तो पोजीशन आइसोमर, और यदि वो फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाए, तो फिर वो फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे।
राइट। आगे चलते हैं तो बात आती है अपनी मेटामेरिज्म की। मेटामेरिज्म क्या होती है, इसको हिंदी में मध्यावैता बोलते हैं। हाँ, देखो समझना, तो ये भी सिंपल है। इसमें क्या होगा, देखो डेफिनेशन दे रखी है कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू द डिफरेंस इन नेचर ऑफ द एल्किल ग्रुप अटैच टू द पॉलीवेलेंट एटम। पॉलीवेलेंट एटम का मतलब क्या है, कोई ऐसा एटम जो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता हो, तो पॉलीवेलेंट एटम होगा वो। ठीक। ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, राइट। उन आइसोमर को हम बोलेंगे मेटामर्स। समझना पहले तो होता क्या है। जैसे हमने आपको एक एग्जांपल दे दिया, एक ईथर बना दिया। सपोज हमने ये बना दिया डाई एथिल ईथर। ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें कैसे मेटामर्स बनेंगे। तो अपना फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, ईथर। पॉलीवैलेंट कैसे है, देखो इसने दो बॉन्ड बनाए हैं तो पॉलीवैलेंट आप बोल सकते हो इसको। अब होगा क्या, देखो हमें क्या करना है, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो। इस ईथर के एक साइड देखोगे आप तो कितने कार्बन है चेन में, 2 कार्बन। इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन। राइट। फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड अभी 2 कार्बन है। हमें क्या करना है, देखो ना लिखा ना, डिफरेंस इन द नेचर ऑफ द एल्किल ग्रुप अटैच टू द पॉलीवेलेंट एटम। तो अभी दोनों साइड में 2 कार्बन अटैच हैं। अभी हमें इसमें डिफरेंस करना है, मतलब अलग अलग करना है, तो हम ऐसे कर दें क्या, समझ ना आप लोग। हाँ, देखो हम ऐसा कर दें कि, ओह वेट वेट ऑल ऑफ यू, राइट, या हम ऐसा कर दें कि यहाँ पे CH3 एक साइड एक कर दें, एक साइड 3 कर दें। तो मॉलिक्यूलर सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बस क्या बदल जाएगा यहाँ पे, दोनों साइड कार्बन की चेन बदल गई। देखो ईथर बोय का वही है अपना। और ये कितना हो गया, देखो इसमें 1 कार्बन आ गया इधर, इधर आपका आ गया कितने, 3 कार्बन। तो बात समझ गए ना, हमें क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप जो होगा पॉलीवेलेंट, पॉलीवेलेंट एटम जो होगा उसके दोनों तरफ कार्बन की चेन को बदलते रहना है। एक पहली बार में 2 कार्बन थे दोनों साइड, अब की बार में देखो एक साइड 1 कार्बन, दूसरा साइड 3 कार्बन। तो इस तरीके की आइसोमर्स को हम बोलते हैं मेटामर्स या मेटामेरिज्म। बात समझ आई ना। तो आइसोमेरिज्म दैट इज कमिंग ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच टू द पॉलीवेलेंट एटम। जैसे पहले वाले में देखोगे तो ये एथिल है, ये भी एथिल है। अभी आप देखोगे तो इस वाले में क्या है, मेथिल ग्रुप आ गया है यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया प्रोपिल। तो इस टाइप के आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे, मेटामर्स। है ना। अभी आप बोलोगे कि सर ये तो पोजीशन भी हो जाएगा क्योंकि ईथर की पोजीशन बदल गई। है ना, पहली बार में वो आपका था यहाँ पे देखो 1। आप इसको 1 ही बोलते हो क्योंकि हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं। वैसे हम इसको अभी बताएंगे कि क्यों हम इसको पोजीशन नहीं बोलेंगे, है ना, वो समझेंगे अभी हम लास्ट में। तो यहाँ तक क्लियर कि जब अपने पास पॉलीवेलेंट एटम हो किसी फंक्शनल ग्रुप का, तो उसके दोनों साइड आपको क्या करनी है, कार्बन की चेन को बदलना है। एक बार में दो दो थे इसमें, दूसरी बार में एक साइड 1 एक साइड 3 कर दिया हमने। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, मेटामर्स। राइट, इस तरीके से इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, बात आती है अपनी लास्ट वाली आइसोमेरिज्म की, उसको समझ लेते हैं, फिर देखेंगे कि आखिर हम इनको क्यों नहीं बोल सकते पोजीशन आइसोमर्स, है ना, फिर समझ आते हैं आपको वो। तो समझना यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये क्या है अपने पास, टॉटोमेरिज्म की बात कर रहे हैं अभी हम। क्या होता है टॉटोमेरिज्म, तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू द spontaneous interconversion of two isomeric form with different functional group into each other। मतलब समझना इसका, इसमें क्या होगा, इंटरकन्वर्जन होगा फंक्शनल ग्रुप का। टॉटोमेरिज्म को हिंदी में चलावयता बोलते हैं, है ना। तो ये आपकी एग्जिस्ट किस में करती है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। पहले तो समझना कि होगी किस टाइप के मॉलिक्यूल में। जैसे यदि हम आपको यहाँ पे बोले कुछ ऐसे, कीटोन हमने दे दिया, तो आपको हमने बताया था कि देखो ये फंक्शनल ग्रुप तो कीटोन हो गया, उसके बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा, और आगे जाओगे तो बीटा फिर गामा, इस तरीके से नाम देते हैं, तो ये भी अल्फा होगा। और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उनको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो पहली कंडीशन ध्यान रखना कि टॉटोमेरिज्म होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए पड़ेंगे हमें। ठीक। अल्फा हाइड्रोजन होंगे तभी आपकी टॉटोमेरिज्म जाके बनेगी। एक तो ये होगी इसमें कीटोन वाले में। अब आप यहाँ पे समझना होता क्या है, कुछ ऐसे देखो, इसका एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे शो कर दिया, एक कीटोन है, इस CH3 इसको कहने दो अभी।
अब होगा क्या, देखो इसमें ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लॉन पेयर। तो ऑक्सीजन क्या करता है, इस हाइड्रोजन को अपने साइड ले लेगा, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ। समझ ना बात को। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। देखो, इस कार्बन से हाइड्रोजन किसके पास चला गया, ऑक्सीजन के पास। तो जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, अभी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि जो सी एच बॉन्ड था वो वाला बॉन्ड उठ के कहाँ आ गया, कार्बन कार्बन के बीच में। और ये हो गया सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। तो इस तरीके से, अब इसकी नेमिंग समझना आप लोग थोड़ा सा, बहुत सिंपल चीजें हैं ये। देखो, पहले बार में आप देखोगे तो कौन सा ग्रुप था, ये कीटोन, तो हम इसको कीटो फॉर्म बोल देंगे। कौन सा फॉर्म है वो, कीटो फॉर्म। और दूसरी बार में क्या हो गया, देखो वो आप कीटोन नहीं रहा, और अल्कोहल हो गया, तो अल्कोहल का ऑल लगाते हैं, और डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, इन। तो डबल बॉन्ड का इन, और अल्कोहल का ओ एच का ऑल, तो इसको बोलते हैं इनऑल फॉर्म। समझ आए ना, इनऑल क्यों बोला, इन आ गया डबल बॉन्ड का, ओ एच का ऑल, तो इनऑल फॉर्म इसको हम बोलते हैं। तो ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगी, ऐसा नहीं है कि हम इसमें से किसी एक फॉर्म को आइसोलेटेड कर लें। आप चाहो कि ओनली कीटोन आइसोलेटेड कर लें या फिर ओनली इनॉल, तो वो पॉसिबल नहीं है। हमेशा ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती है टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या है, कि देखो फंक्शनल ग्रुप है कीटो वाला, उसके बगल में जो अल्फा कार्बन होगा उससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में कन्वर्जन ही आपका होता है टॉटोमेरिज्म। हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना। अब किसी में क्या होता है कि आपका इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है तो वो ज्यादा बन जाएगा, किसी में वो कम स्टेबल होगा तो कीटो फॉर्म ज्यादा होगा। जैसे इसमें तो क्या होगा आपका, इसमें आपका ज्यादा रहेगा कीटो फॉर्म। किसमें इनॉल फॉर्म ज्यादा बन जाएगा, वो भी समझ लेते हैं क्विकली यहाँ पे। तो देखो आपको बताते हैं, यदि हम टॉटोमेरिज्म को कंटिन्यू करें, तो समझना आप लोग यहाँ पे, जैसे हमने आपको ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया, ठीक। अब इसकी हम क्या बनाते हैं, टॉटोमर्स बनाते हैं। तो आपको पता है, इसका एक हाइड्रोजन ऐसे ऊपर लिख सकते हैं, क्योंकि यही अल्फा कार्बन है। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साइड जाएगा, ए बॉन्ड यहाँ पे आएगा, और ये आपका डबल से सिंगल हो जाएगा, तो कुछ ऐसे बनेगा आपका, देखो। इस एरो का भी मतलब है, आपको हम बताते हैं, हाँ। तो आप देखो, इस एरो को हमने ये बनाया है, तो इसका मतलब क्या है, कि जो फॉरवर्ड वाला है मतलब इनॉल ज्यादा बनेगा, और कीटो फॉर्म कम बनेगा, क्योंकि नीचे बैक साइड वाला एरो कम बनाया है हमने, छोटा बनाया है। इसका मतलब क्या है, कि जो कीटो फॉर्म है वो कम रहेगा, इनॉल फॉर्म ज्यादा रहेगा। आपको कैसे पता चलेगा, समझना। क्योंकि देखो इनॉल फॉर्म में जब आप देखोगे तो उसको स्टेबिलिटी मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, समझते हैं वो भी। क्योंकि वहां पे एक अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा आ जाएगा। कैसे आएगा वो समझ लेते हैं, देखो। जो एल्डिहाइड है ना, इसमें क्या होगा, आपस में इस तरीके से एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या हो जाएगी, मोर स्टेबल। और स्टेबिलिटी की वजह से इस कंपाउंड में आपको कौन ज्यादा मिलेगा, इनॉल फॉर्म ज्यादा रहेगा। तो याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि किसमें इनॉल फॉर्म ज्यादा बनेगा, तो आप इसको इनॉल फॉर्म बना के और वहां पे देख लोगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है तो वो इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा कीटो फॉर्म से। बात समझ गए। तो इस तरीके की आइसोमेरिज्म में क्या होता है, हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते एक फॉर्म को, ये हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती है। कभी कीटो फॉर्म ज्यादा होगा तो कभी इनॉल फॉर्म। किस पर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी पर। स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी, एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे यहाँ पे आपको मिला हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, तो इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है ना। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, वहां पे आप देखोगे कीटो फॉर्म स्टेबल होगा। जैसे यहाँ पे देखो आप, यदि हम इसमें बात करें तो इसमें कौन सा स्टेबल होगा, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस एरो को आप ऐसे बना सकते हो, देखो। जो है वो हमने अभी इक्वल वाला बनाया था, इक्वल नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, कीटो वाला फॉर्म ज्यादा रहेगा, तो ये जो सामने वाला होगा ये छोटा एरो रहेगा। तो याद रखना, जब इक्वल साइन का है मतलब वो इक्विलिब्रियम में है, दोनों बराबर क्वांटिटी में है।
यदि आपका एक साइड का एरो ज्यादा है, एक साइड का एरो छोटा है, तो जहाँ जिस तरफ वो ज्यादा होगा वो फॉर्म ज्यादा रहेगा उस मिक्सचर में, है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो टॉटोमेरिज्म समझ आया ना आपको। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल में मिलेगी आपको जहाँ पे कार्बोनिल है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो आप वहाँ पे टॉटोमेरिक फॉर्म बना सकते हो, है ना। हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं ये। और किस में कौन सा स्टेबल होगा वो भी आपको हमने बता दिया कि कैसे हम पता करेंगे। राइट। समझ आई ना बात। इसके अलावा वो देखो नाइट्राइल वाले सिस्टम में भी हो सकते हैं, है ना। वो हम आपको बाद में आप बना सकते हो, ट्राई करना एक बार, हाँ। तो ये हमने देख लिया टॉटोमेरिक फॉर्म को। अब हम आपको एक चीज और बता दें कि यदि हमारे पास कोई कंपाउंड आ जाए, जैसे हमने आपको सपोज ये दे दिया, सपोज करना एक कंपाउंड हमने ये दे दिया। अच्छा, एक काम करते हैं, एक कार्बन और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, है ना। आपको ऐसे एग्जाम में आएंगे। क्या सीख रहे हैं अभी हम यहाँ पे। अभी हम आपको ये बताने वाले हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन से आइसोमर्स हैं। जैसे ये दे दिया आपको, आपसे पूछो कि विच टाइप ऑफ आइसोमर्स आर। आपको यहाँ पे बतानी है कि इनमें कौन से टाइप की आइसोमेरिज्म है, ये कौन से टाइप के आइसोमर्स हैं। ठीक। तो कैसे हम पता करेंगे, समझना। ये जो हमने आइसोमर बनाए हैं ये तो कंफर्म है कि ये आइसोमर है। कैसे पता चलेगा कि देखो, दोनों में 5 कार्बन है, बिल्कुल है, एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन आप काउंट कर लो तो दोनों में सेम हाइड्रोजन है, कितने हैं, 10। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसका क्या है, देखो C5H10O। इसका भी क्या है, C5H10O। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस क्या अलग अलग है दोनों का स्ट्रक्चर। तो किस टाइप के आइसोमर है हम कैसे पता करेंगे, तो आप देखोगे, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आप जब नंबरिंग करोगे तो देखो 1 2 3 4 5। और यहाँ पे जब नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5। आप बोलोगे कि सर एक में कार्बोनिल ग्रुप जो कीटो ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे है, एक में थर्ड पे, तो ये पोजीशन आइसोमर होंगे। नहीं। यदि आप पोजीशन आइसोमर इसको मार्क करोगे तो वो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, समझना। तो जब भी आपको ऐसे स्ट्रक्चर गिवन हो, पूछा जाए कि वो किस टाइप के आइसोमर हैं, तो हमें क्या करना है, हमेशा याद रखना, आप ये वर्ड याद रखना, FMCP। राइट। आपको इस तरीके से इसको फॉलो करना है। सबसे पहले हम FMCP को आपको फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है, आइसोमर्स यदि हमें पता करने हैं कि वो किस टाइप के आइसोमर्स हैं, तो हम FMCP को फॉलो करेंगे। F का मतलब क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। M का मतलब है मेटामेरिज्म। C का मतलब है चैन। और P का मतलब है पोजीशन। ठीक। तो हमेशा आपको ऊपर से फॉलो करना है। सबसे पहले आप जब भी आपको स्ट्रक्चर गिवन हो, आपको यहाँ पे चेक करनी है कि वो फंक्शनल तो नहीं है। तो यहाँ पे देखो दोनों में फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, तो ये फंक्शनल आइसोमर तो नहीं होंगे। मेटामेरिज्म देखो, आप मेटामेरिज्म क्या कहता था कि उस फंक्शनल ग्रुप के, देखो यहाँ पे एक कीटोन है, इस साइड आप देखोगे तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। और इस साइड ओनली 1 कार्बन है। यहाँ पे देखो उसी ग्रुप के इधर 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है। तो देखो मेटामेरिज्म आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको देख के पता चल जाएगा कि दोनों में क्या है, फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड जो कार्बन चेन है वो अलग अलग है। एक में एक साइड मेथल एक साइड प्रोपेल है, दूसरे में दोनों साइड एथिल है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मेटामेरिज्म हो जाएंगे। तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, मेटामर्थ। पोजीशन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, वो समझ गए ना। हमेशा जब भी आपको स्ट्रक्चर गिवन हो, हमें FMCP को फॉलो करना है। पहले आप चेक करोगे फंक्शनल, उसके बाद मेटामेरिज्म। यदि मान लो ये मेटामर्स भी नहीं होते, तो फिर चेन वाला आइसोमेरिज्म चेक करते। चेन भी नहीं होते तो फिर लास्ट में हम पोजीशन को चेक करते। तो हमें हमेशा इस ऑर्डर को फॉलो करके आना है। फंक्शनल चेक करेंगे, यदि होता है तो फंक्शनल हो गए, बाकी को चेक नहीं करना। फिर नहीं है तो फिर मेटामेरिज्म चेक करो, उसके बाद चेन और उसके बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इस तरीके से आपको इस ऑर्डर को फॉलो करना होता है जब हमें आइडेंटिफाई करना हो कि वो किस टाइप की आइसोमेरिज्म है। बात समझ गए ना।
सिंपल था। तो इसको आप मार्क करो कि ये दोनों आपस में क्या है, एक आपस में मेटामर्स है। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें भी आपको हम इस टाइप के क्वेश्चंस लेके आएंगे जो इस तरीके से आए हुए हैं एग्जाम में, कि किस टाइप के वो आइसोमर्स हैं। राइट, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। तो ये ध्यान रखना है, एफएमसीपी इसको फॉलो करना है हमें। राइट, जब भी आइडेंटिफाई करना हो कि वो किस टाइप के आइसोमर है। तो आई होप आप सबको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ये पार्ट परफेक्टली क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। यदि है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, है ना। यदि सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब आपको कर लेना है, और दोस्तों से उनको बता भी दो, उनसे करा भी दो। ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसी तरीके के हम यहाँ पर कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखते चलेंगे। जैसे आईयूपीएसी नाम अभी तक हमने सीख लिया, अभी आइसोमेरिज्म हम परफेक्टली सीख रहे हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे अभी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, और फिर हम चलेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन के पास। उसमें हम बात करेंगे इंटरमीडिएट, है ना, और जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं उनके बारे में समझेंगे। और फिर हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मूव कर जाएंगे। तो पूरी ऑर्गेनिक हम इसी तरीके से सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जहाँ पे आपको छोटी सी ट्रिक्स हैं, कोई ऑर्डर फॉलो करना है, वो हम ऐसे बताते चलेंगे। तो वो आपको ध्यान रखना है। ये गारंटी है कि आपसे कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं रहेगा जो ना बने। बस आपको कितना काम करना है, प्रॉपर आपको वीडियो को वॉच करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, और उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको ये आइडिया नहीं आएगा कि कैसे हमें इनको अप्लाई करना है, तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है, लेकिन हाँ उसके पहले कॉन्सेप्ट सीखना है और फिर उसको अप्लाई करना है। तो सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की हम बात करेंगे। राइट, आई होप सो ऑल क्लियर। Thank you so much for watching this video, all of you.